लोग चर्चा करेंगे भौगोलिक चिंतन, भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें बीए तृतीय वर्ष में भूगोल को रखा गया है। हमारे विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर में भौगोलिक चिंतन के नाम से ये प्रश्न पत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूगोल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मौलिक अवधारणाएं हैं, वो इस प्रश्न पत्र से संबंधित हैं। और अक्सर बच्चे या छात्र, मैंने खुद एक विद्यार्थी के रूप में ध्यान दिया कि हम लोग इस प्रश्न पत्र को थोड़ा हल्के में लेते हैं। कॉन्सेप्ट के लेवल से जो चीज़ें हमको तैयार करनी होती हैं वो हम लोग तैयार नहीं करते हैं। और जब हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, विशेषकर चाहे वो यूजीसी की नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हों, चाहे वो विभिन्न प्रवक्ता की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो, या विश्वविद्यालयों में रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम हो, तो ये पेपर अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट के लेवल से आपने तैयार नहीं किया है, तो ये आगे चल के आपको बहुत कष्ट देने वाला है, बहुत समस्याएं आपके साथ होंगी अगर कॉन्सेप्ट आपने तैयार नहीं किया है। साथ ही साथ चूँकि मेरा फोकस पूरी तरह छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा से संबंधित है और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है ये पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रहा है। थोड़ा सा मेरा मानना है कि इस पेपर को ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट के लेवल का प्रश्न है, पत्र है, लेकिन फिर भी जो भी स्थितियाँ हैं, हम आज जो सिलेबस है भूगोल की परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र और विज्ञानों के वर्गीकरण भूगोल का स्थान, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जिस विषय पर मैंने कहा आपसे चर्चा करने के लिए, और उस प्रश्न पत्र का नाम है भौगोलिक चिंतन, और ये तृतीय वर्ष का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में ये है प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 35 अंकों का होगा, लगभग 0.33 अंक का एक प्रश्न पत्र, एक प्रश्न होगा। और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप तभी बेहतर तरीके से हल कर सकते हो जब आपने कॉन्सेप्ट के लेवल से और फैक्ट के लेवल से इस पेपर को अच्छे से तैयार किया हो। हम तथ्यात्मक बिंदुओं पर जाएं, आगे बात करें उसके पहले मैं थोड़ा सा भूगोल के बारे में 2-3 बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में हम जो ज्ञानार्जन की शाखाएं देख रहे हैं, व्यवस्थित विषयों के रूप में हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों का वर्गीकरण है, जिसमें भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, ये प्राकृतिक विज्ञानों का वर्गीकरण। दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण है, जिनको हम मानविकी कहते हैं, उसमें समाज शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, तमाम जो है सामाजिक विज्ञानों का एक बंच है, एक क्लस्टर है। लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जो अपने आप में एक यूनिक स्टेट रखता है। जब आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगा इमैनुअल कांट ने विज्ञानों के वर्गीकरण में अपना जब विज्ञानों का वर्गीकरण किया तो उन्होंने किस प्रकार से तार्किक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण को अलग अलग किया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन भूगोल है क्या? आप इसको ऐसे समझिए कि जिस क्षण से मनुष्य में चेतना का उदय हुआ, चेतना का उदय का मतलब मनुष्य ने अपने आसपास के वातावरण को समझना और उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना प्रारंभ किया, उसी क्षण से भौगोलिक विज्ञान का उदय हो जाता है। यानी भूगोल मनुष्य के प्रकृति के प्रति चेतना के साथ ही भूगोल की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो भूगोल जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, जितने भी भौतिक विज्ञान हैं, उन सभी विज्ञानों की जननी माना जाएगा, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो मानव के प्रकृति के साथ अंतर क्रिया के साथ ही उत्पन्न हुआ है। अगर भौगोलिक चिंतन का इतिहास देखा जाए तो माना जाता है कि यूनानी साम्राज्य, यानी जो यूनानी थे, इन्हें जो है भौगोलिक ज्ञान का पूर्वज माना जाता है। वहाँ से भौगोलिक चिंतन या भौगोलिक ज्ञान की परंपरा का उदय हुआ। समस्त विज्ञानों का उदय भी लगभग वहीं से माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं भी आगे जब भारतीय दर्शन चिंतन की बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपके ज्ञान या भारतीय चिंतन और ज्ञान की परंपरा, जो कि यूनान की तुलना में अधिक समृद्ध थी, उसका सही प्रचार नहीं हुआ, सही प्रसार नहीं हुआ, दुनिया को अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाए, अपनी बात को बता नहीं पाए। उस कारण जो है यूनानी ज्ञान विज्ञान को
भौगोलिक ज्ञान या भौगोलिक विज्ञान की चेतना का उदय स्थल माना जाता है। लेकिन जो भी स्थापित परंपराएं हैं, उसी स्थापित परंपराओं पर चर्चा करते हुए हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक शब्द के रूप में, एक विषय के रूप में भूगोल का उदय कैसे हुआ, एक व्यवस्थित विषय के रूप में। भूगोल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है लैटिन भाषा में, और वो शब्द का नाम है जियोग्राफिया, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफे, जहां पर जियो का तात्पर्य है पृथ्वी और ग्राफे का तात्पर्य है वर्णन। जो नए बच्चे हैं, क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो अभी तक विश्वविद्यालय की परंपरा चल रही है, तो आपको ये समझना होगा कि भूगोल शब्द का उदय हुआ है लैटिन भाषा के शब्द जियोग्राफिया से, और भूगोल का उदय हुआ है ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से, और ज्योग्राफिया शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफे। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफे का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात सामान्य शब्दों में अगर शाब्दिक विश्लेषण के आधार पर कहा जाए तो भूगोल का तात्पर्य हुआ पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय। और एक तथ्यात्मक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ज्योग्राफिया शब्द है, इसका सबसे पहले जो उपयोग किया वो किया एराटोस्थेनीज ने। जो भूगोल यानी जो भौगोलिक अध्ययन, धरातल से संबंधित जो भी अध्ययन थे, उनको व्यवस्थित रूप से जो ज्योग्राफिका शब्द दिया वो सबसे पहले दिया एराटोस्थेनीज महोदय ने। ये यूनानी विचारक थे, ग्रीक विचारक थे, और इन्हीं के नाम पर या इसी आधार पर, चूंकि इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित विषय के रूप में भौगोलिक अध्ययन के लिए शब्दावली का प्रयोग किया, भौगोलिक अध्ययन का प्रारंभ किया सब व्यवस्थित विषय के रूप में, इसलिए जो है इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी किसी परीक्षा में पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो एराटोस्थेनीज महोदय को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो दो चीजें हमको क्लियर हुई। पहला तो क्लियर हुआ कि भूगोल ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से मिलकर बना है, और दूसरा भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग एराटोस्थेनीज महोदय ने किया। उसके बाद भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, और क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी आगे चल के पीजीटी एग्जाम होने जा रहा है यूपी का, केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी वगैरह का एग्जाम होता रहता है, तो वहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम होता रहता है। तो अब जो नया ट्रेंड चल रहा है, अब जो छोटी छोटी परिभाषाएं भूगोल की, या भूगोल की जो थीम है कि इन व्यक्ति के अनुसार, इन विद्वान के अनुसार भूगोल का स्वरूप था या भूगोल की परिभाषा थी, तो आपको जो मुख्य भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भूगोल के बारे में, भूगोल के स्वरूप के बारे में, भूगोल की विशेषता के बारे में क्या कहा, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो भूगोल की परिभाषा दी, ये भी एक तथ्य है कि भूगोल की सबसे पहले परिभाषा दी स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो एक रोमन ज्योग्राफर थे, और इन्होंने कहा कि भूगोल हमें स्थलों, महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। यह परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो चीजें याद करनी पड़ेगी। पहला तो ये याद करना पड़ेगा कि भूगोल की सबसे पहली परिभाषा दी थी स्ट्रैबो महोदय ने, और स्ट्रैबो महोदय क्या थे? स्ट्रैबो महोदय एक रोमन ज्योग्राफर थे। अभी मैं जो आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी बताऊंगा, तो बताऊंगा कि यूनानी से प्रारंभ हुआ, फिर रोमन से प्रारंभ हुआ, फिर अरब ज्योग्राफर, मतलब एक डेवलपमेंट का जो एक कालानुक्रम है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्ट्रैबो महोदय की परिभाषा थी कि भूगोल हमें स्थल, महासागरों में बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में भी बताता है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो लगभग अगर कोई एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो इस परिभाषा को बताने या इस परिभाषा को पूछने का लोग छोड़ नहीं पाता है, वो है टालनी महोदय की परिभाषा। टालनी महोदय ने कहा कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। टालनी पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल में एस्ट्रोनॉमी को भी सम्मिलित कर दिया, यानी खगोलिकी या खगोलिक पिंडों के अध्ययन, यानी पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी से संबंधित जो अन्य खगोलीय पिंड हैं उनके अध्ययन को भी उन्होंने सम्मिलित कर दिया। उन्होंने कहा भूगोल का वह आभामय विज्ञान है
जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपको भूगोल के विद्यार्थी के रूप में इस परिभाषा को जानना, इस परिभाषा को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हार्ट्समैन महोदय, सर रिचर्ड हार्ट्समैन थे, और उन्होंने भूगोल को धरातल की विशेषताओं का अध्ययन करने वाला, धरातल की जो डिफरेंस विविधताएं हैं, एरियल क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं, उनका अध्ययन करने वाला विषय बताया। और ये हार्ट्समैन महोदय की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरियल डिफरेंशिएशन, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की धरातलीय विशेषताओं की का अध्ययन करने वाला विषय है। फिर उसके बाद रिटर महोदय, रिटर महोदय को आर्मचेयर ज्योग्राफर कहा जाता है। आर्मचेयर क्यों कहा जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भूगोल में धरातलीय लक्षणों में समग्र एकता को ढूंढने का प्रयास किया, यानी भूगोल वह विषय है जो धरातलीय लक्षणों में समग्र एकताओं को ढूंढने का प्रयास करता है। अर्थात भूगोल वह विषय है जो धरातलीय लक्षणों में समग्र एकता का ढूंढने का प्रयास करता है। सबसे लास्ट में हमारे हमबोल्ट महोदय हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि भूगोल ब्रह्मांडीय एकता को स्थापित करने वाला विषय है, यानी भूगोल वह विषय है जो ब्रह्मांडीय एकता को स्थापित करने वाला विषय है। तो आपने देखा कि भूगोल की अभी तक जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी, उसमें तीन चीजें निकल करके आती हैं। पहला तो भूगोल धरातल की विशेषता या धरातल, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करने वाला विषय है। दूसरा निकल कर आता है कि पृथ्वी की धरातल की विविधताओं का अध्ययन करने वाला विषय है। और तीसरी बात निकल करके आती है कि पृथ्वी की धरातलीय जो विविधताएं हैं, उनके मध्य जो एक एकता है, जो साररूप यूनिटी है, यूनिफाइड कैरेक्टर है जो हमारी पृथ्वी के धरातल का, भूगोल उसका अध्ययन करता है। वर्तमान में समय के साथ साथ भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र में परिमार्जन होता गया। एक आप समझ लीजिए कि परिभाषा विषय क्षेत्र को ही परिभाषित करती है, परिभाषा विषय क्षेत्र पर आधारित होती है। वर्तमान में भूगोल को पृथ्वी के धरातल पर मानव और प्रकृति के मध्य सहसंबंधों का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव अपने वातावरण के साथ, जहां पर वो रह रहा है, जिस स्थान पर वो रह रहा है, जो भी इंटरैक्शन कर रहा है, जो भी अंतरक्रिया कर रहा है, उस अंतरक्रिया का अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल की संज्ञा दी जाती है। और इस परिभाषा के अंतर्गत भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सभी भूगोल के पहलू विभिन्न विषयों के साथ उसके जो इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है, वो सभी समाहित हो जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम पे, यानी यूनानी विचारकों से लेकर के वर्तमान समय तक भौगोलिक विचारों का विकास कैसे हुआ, भौगोलिक विशेष के रूप में, व्यवस्थित विषय के रूप में किन किन कालिक अनुक्रमों से होकर गुजरा है, किन किन क्षणों को भूगोल ने प्राप्त किया, और इन संपूर्ण विकास क्रम में भूगोल की मेथोडोलॉजी में भौगोलिक अध्ययन की जो विषय वस्तु थी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने टॉपिक देखा है, भौगोलिक चिंतन का विकास क्रम। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भौगोलिक चिंतन की अच्छी बुक चाहते हैं तो एक, अगर अंग्रेजी माध्यम के हैं तो प्रोफेसर माजिद हुसैन की बुक है ज्योग्राफिकल थॉट, लेकिन वो बुक आपको हिंदी माध्यम वाली नहीं पढ़नी है, आपको अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम वाली ज्योग्राफिकल थॉट पढ़नी है, क्योंकि उसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, और हिंदी अनुवाद में उसकी जो मूल आत्मा है किताब की वो लगभग वो ख़त्म कर दी गई है, केवल शब्दों का ट्रांसलेशन किया गया है। हिंदी माध्यम में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर रविदत्त दीक्षित की किताब है भौगोलिक चिंतन की रूपरेखा, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में है, कठिन भाषा में है, लेकिन जब आप 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक मैंने SM जैन की भौगोलिक चिंतन की किताब देखी थी, साधारण और सरल भाषा में, वो भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो एक बार आप उस पर भी एक दृष्टि डाल सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं जो सबसे पहला भूगोल का समय है, पीरियड है, यानी 600 BC से लेकर के, ये माना जाता है कि
जो पाश्चात्य वैचारिक दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन है, उसके अनुसार ज्ञान का प्रारंभ यूनान में लगभग 600 BC यानी ईसा के जन्म के 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व व्यवस्थित शाखा के रूप में, किसी लोग या ज्ञान की व्यवस्थित शाखा के रूप में वहाँ से प्रारंभ हुआ था। और भूगोल की शुरुआत वहीं से होती है। तो 600 BC से लेकर के 4वीं शताब्दी तक यानी 400 AD तक जो पहला काल है उसको प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद कहा जाता है। इसको जो है प्राचीन चिरसम्मत काल भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए शब्दावली इस्तेमाल की गई है एंशियंट क्लासिकल पीरियड। और ये जो समय था इसको विलक्षणतावाद की संज्ञा दी गई। तो जैसा कि इसके शब्दों से ही पता चलता है कि जो वैज्ञानिक विचारों का प्रारंभ यहाँ से हुआ। वैज्ञानिक विचारों का प्रारंभ किया कि मनुष्य ने अपने आसपास जो भी चीजें देखी, जो भी उसने प्रकृति के तत्व देखे, प्रकृति में परिवर्तन देखे, उसने उन परिवर्तनों को, उन आधारभूत जो परिवर्तन उसकी आंखों के सामने हो रहे थे, उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण निहित थे, जैसे सूर्य का उदय होना, पूरब की ओर शाम को सूर्य का पश्चिम में अस्त हो जाना, चारों ओर से हवाओं का चलना। इलियड ओडिसी ग्रंथों में होमर ने जो है ये बातें कही हैं कि उत्तरी हवा को उसने क्या कहा है, दक्षिणी हवा को क्या कहा है। पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में जो भी उस समय उनके पास व्यवस्थित ज्ञान था उसके आधार पर अनुमान लगाया गया। तो मनुष्य ने उन तमाम चीजों के आधार पर इन चीजों का अध्ययन या ज्ञान का अनुभव करने का प्रयास किया और उसी को कहा गया प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद या विलक्षणतावाद। विलक्षणतावाद इसलिए कहा गया कि जो पृथ्वी के धरातल की जो विलक्षण स्वरूप थे, चाहे वो नदियां रही हो, चाहे सूर्य रहा हो, चाहे हवा का चलना हो, प्राकृतिक अन्य स्थल रूप रहे हो, वी आकार की घाटी रही हो, पर्वत रहा हो, पठार रहा हो, झरना रहा हो, उन विलक्षणताओं का अध्ययन भूगोल के इस प्रारंभिक समय में किया गया। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन किया और गमन करने के बाद उन विलक्षणताओं का अध्ययन करके प्रारंभिक वैज्ञानिक विचार दिए। विशेष रूप से इस काल के अंतर्गत यूनानी और रोमन विचार को रखा जाता है। होमर, प्लेटो, अरस्तु, एराटोस्थेनीज, एनेक्सिमेंडर, स्ट्रैबो, टालमी जैसे जो है यूनानी और रोमन विचारक थे। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्पेशली जब यूनानी और रोमन विचार को पढ़ाऊंगा, तो उनका क्या क्या योगदान रहा है, प्रारंभिक वैज्ञानिक विचारों में उन्होंने कौन कौन से मेजरमेंट्स किए, कौन कौन से कैलकुलेशन किए और उस कैलकुलेशन के आधार पर पृथ्वी के धरातल की यथार्थ या पृथ्वी के धरातल की विशेषताओं पर उन्होंने क्या क्या प्रकाश डाला और उन निष्कर्षों के आधार पर पृथ्वी के बारे में क्या क्या हमको पता चला, ये हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे यूनानी और रोमन विचार तो बताएंगे। तो पहला जो भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम का पीरियड था उसको कहा गया प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद और इसका कालक्रम था 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी तक, यानी यूनानी विचारकों से लेकर, यूनानी साम्राज्य से लेकर, ग्रीक डायनेस्टी से लेकर के रोमन साम्राज्य तक जो है इसका विस्तार रहा। फिर दूसरा जो कालक्रम माना जाता है 400 शताब्दी से लेकर यानी 4वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। कुछ वैज्ञानिक विचारक इसको जो है 11वीं शताब्दी तक मानते हैं। इसको धर्मवाद या अंधयुग कहा गया। इसको यूरोप के इतिहास में डार्क एज की संज्ञा दी जाती है। डार्क एज की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि जो ज्ञान की शुरुआत प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद के युग में हुई थी, यूनानी और रोमन विचारकों ने जिन विचारों की शुरुआत की थी उसके ऊपर धर्म का आवरण पड़ गया। धर्म का आवरण ये पड़ गया कि प्रकृति के जितने भी रहस्य थे, प्रकृति की जितनी भी विशेषताएं थी, उन सभी रहस्यों का मूल खोजा जाने लगा धर्म में। यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है ये कौन तय करने लगा? धर्म तय करने लगा। धर्म तत्समय जो प्रचलित धर्म था, बाइबल के आधार पर, जैसे यरूशलेम को पूरी पृथ्वी का केंद्र माना गया, उसको चारों ओर सागर सत्ता से वो घिरा हुआ माना गया। तो बहुत सारी भौगोलिक विचार की जो सत्यताएं थी उनके ऊपर धर्म का आवरण डाल दिया गया और इस धर्म के आवरण के कारण जो है पूरा यूरोपीय साम्राज्य उस समय का, जैसे यूनानी और रोमन साम्राज्य हम कहा करते थे, स्पेशली रोमन साम्राज्य, उस पर धर्म का यानी वेटिकन सिटी का जो पोप हुआ करता था उसके विचारों का प्राबल्य हो गया और वैज्ञानिक विचारकों की या वैज्ञानिक विचारों की हत्या कर दी गई।
धर्म के आधार पर ही प्रत्येक वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक जो है घटना, प्रत्येक वस्तुनिष्ठता का परीक्षण किया जाने लगा। तो इस पूरे युग को यूरोप में अंध युग की संज्ञा दी जाती है। लेकिन 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी का जो भौगोलिक ज्ञान था उसको अरब भूगोलविदताओं ने, जिसमें इब्न हाकल, इब्न सीना, अल बरूनी, इब्न बतूता जैसे बहुत सारे जो है अरब विचारक थे, ट्रेवलर्स थे, उन्होंने जो है यूनानी धर्म ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया और अनुवाद करने के बाद जो वैज्ञानिक विचार उन्होंने वहां से ग्रहण किया, उनका अपने आसपास की जो धरातलीय गुण थे, धरातलीय रहस्य थे, उनको खोजने का प्रयास किया। तो ये समय अरब भूगोलविदताओं के लिए, स्पेशली अंध युग का समय, यूरोप के लिए तो अंधकाल का समय था, लेकिन जो अरब प्रायद्वीप के रहने वाले लोग थे, जिसमें सऊदी अरबिया और साथ अमीरात, कुवैत वगैरह के लोग थे, वहाँ के लिए जो है अरब भूगोलविदताओं ने भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया और उनके योगदान के आधार पर ही जो है आज हम लोग बहुत सारी जो है मानसून की उत्पत्ति की खोज उन्होंने की, अपरदन के कारकों की खोज की, बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये अरब भूगोलविदताओं की देन है। विभिन्न स्थानों के जो क्षेत्रीय भूगोल हैं उनकी विशेषताओं के बारे में अरब भूगोलविदताओं ने बताया। तो जो भूगोल का जो दूसरा कार्यक्रम है, जिसको हम धर्मवाद या अंध युग की संज्ञा देते हैं, वो उसमें 2 प्रकार के डायमेंशन आई। यूरोप के लिए यानी यूनानी और रोमन साम्राज्य के लिए तो ये अंध युग था, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक विचारों का प्राबल्य हो गया था। लेकिन अरब भूगोलविदताओं के लिए, स्पेशली अरब और ईस्टर्न जो भी कंट्रीज थे, उनके लिए जो है स्वर्ण युग की तरह ये था। तीसरा जो उसके बाद पुनः जो है यूरोपीय जो कल्चर था, यूरोपीय साम्राज्य था, 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक वहाँ पर पुनः जो है पुनर्जागरण का, जिसको अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, जो मध्यकालीन अंध युग की अवधारणा थी, जो पोप का प्राबल्य था, जो धर्म का प्राबल्य था, उसके स्थान पर पुनः उसका स्थान वैज्ञानिक विचारकों ने लिया या वैज्ञानिक विचारों ने लिया। मैकियावली हो गया और भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न खोजों के माध्यम से पुर्तगाल में, स्पेन में नेविगेटर हेनरी द नेविगेटर ने जो है लोगों को नए स्थानों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। तो वो जो वैज्ञानिक विचार थे, जो पृथ्वी की आकृति के बारे में जो गलत धारणाएं थी, उनका स्थान जो है वैज्ञानिक विचारकों ने लिया, वैज्ञानिक विचारों ने लिया और उसका भूगोल पर प्रभाव ये पड़ा कि भूगोल में एक बार फिर से अन्वेषणवाद का या भूगोल में अन्वेषणवाद का जो है युग प्रारंभ हुआ। इसको एक्सप्लोरिज्म बोलते हैं और इस कारण जो है बहुत सारे नाविक हुए। उन नाविकों ने इनकॉग्निटा, टेरा इनकॉग्निटा यानी अज्ञात भूमि की खोज की, भारत की खोज की गई, नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की गई, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे द्वीपों की खोज की गई। तो यह पूरा युग जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दोनों के लिए के दृष्टिकोण से भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण युग रहा। और भूगोल में इस कार्यक्रम को, भौगोलिक विकास के इस कार्यक्रम को अन्वेषणवाद की संज्ञा या पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम है 1800 ईस्वी से लेकर के 1855 ईस्वी का समय, इसको जो भूगोल में छायावाद की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि हम लोग छायावाद समझते हैं कि जब कोई लेखक कहता कुछ दूसरा है और उसकी प्रछाया कहीं दूसरी पड़ रही है, तो यहाँ पर छायावाद से तात्पर्य यह है कि उस समय के जो वैज्ञानिक भौगोलिकविद थे, भूगोलविद थे, उन्होंने प्रकृति के अज्ञात, प्रकृति की जो विशेषता थी, पृथ्वी की जो अज्ञात शक्तियां थी, उन शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास किया, उन अज्ञात रहस्यों की खोज करने का प्रयास किया और अज्ञात रहस्यों के खोजने के लिए उन्होंने सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सार्वभौमिक एकता, उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी के विभिन्न तत्व अलग अलग हैं, हमारी पृथ्वी का एक एक तत्व अलग है, सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके उसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात कही उन्होंने, विविधता में एकता की बात कही। और ये समय हम्बोल्ट और रिटर का युग कहा जाता है। हम्बोल्ट इन्हें जो है मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अगर आप उससे किसी एग्जाम में कोई पूछता है कि आधुनिक भूगोल का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो वो भूगोलविद थे हम्बोल्ट। और दूसरे जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे उनका नाम था रिटर, उनको आर्मचेयर ज्योग्राफर कहा जाता था। उन्होंने जो है डिडक्टिव अप्रोच के आधार पर, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर जो है एक स्थान पर बैठ करके विभिन्न अवधारणाओं का
सृजन किया, उनकी कल्पना की और बाद में व्यवहारिक जगत में उसका परीक्षण किया गया और उसके आधार पर जो है भौगोलिक जीवन के बारे में, भौगोलिक यथार्थ के बारे में, भौगोलिक सत्ताओं के बारे में निष्कर्ष निकल लिए। तो इस पूरे समय को यानी 1800 से लेकर के 1855 ईस्वी के जो समय को भूगोल में रोमांटिसिज्म कहा जाता है, यानी छायावाद की संज्ञा दी जाती है। और ये समय मुख्य रूप से अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का समय था, इसलिए जो है इस समय को जो है छायावाद की संज्ञा या आधुनिक चिरसम्मत काल बोलते हैं इसको, मॉडर्न क्लासिकल पीरियड की संज्ञा भी इसको दी जाती है। उसके बाद 1855 से लेकर के 1900 ईस्वी का समय वो समय था जब संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के जैविक विकास की कल्पना का प्रभाव पड़ चुका था। डार्विन महोदय ने अपने जहाज के माध्यम से कई स्पीशीज को, बहुत सारी स्पीशीज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को बोलते हैं जैविक विकास की अवधारणा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के धरातल पर जीवों का विकास हुआ है, पृथ्वी के धरातल पर जीवों का विकास हुआ है और विकास क्रम में प्रजातियों के मध्य संघर्ष होता है, जिसको उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की संज्ञा दी। और इन प्रजातियों के मध्य संघर्ष के दौरान जो प्रजाति ज्यादा प्रभावी होती है, दूसरी प्रजाति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है, अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेती है, वो तो जीवित रहती है और अन्य प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। तो रॉबर्ट डार्विन की जो ये अवधारणा थी उसका प्रभाव भूगोल के ऊपर भी पड़ा और रेचल महोदय ने इस समय जो है लेवेनस्टॉर्म और जैविक राज्य की अवधारणा दी। रेचल महोदय ने जो अवधारणा दी जैविक राज्य यानी राज्य के जैविक स्वरूप की बात कही, यानी एक प्रशासनिक शक्ति, एक प्रशासनिक सत्ता के जैविक स्वरूप की संकल्पना की और भूगोल में इस समय रेटजल के जो है जैविक राज्य की अवधारणा की बात की गई। हाउस ऑफ इस चीज में जो है कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि विकासवाद का प्रभाव भूगोल में पड़ा और भूगोल में हर एक भूगोल के पहलू में, चाहे वो लैंडस्केप की बात की जाए, चाहे राज्य की बात की जाए, चाहे नगर की बात की जाए, उसमें जो है विकास के अनुक्रम की खोज की जाने लगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अगला विकास का क्रम है, ऐतिहासिक विकास का क्रम 1900 से लेकर के 1950 का समय। और ये समय वो था जब पारिस्थितिकीवाद की यानी इन्वायरमेंटलिज्म, इकोसिस्टम की बात की जाने लगी, पारिस्थितिवाद की बात की जाने लगी, पर्यावरण की बात की जाने। OHK स्पेट महोदय ने जो है और HH बैरोज महोदय ने इस अवधारणा को विशेष रूप से आगे बढ़ाया और ये माना जाने लगा कि पृथ्वी के धरातल पर जो भौगोलिक अध्ययन है उसका मुख्य विषय या उसका मूल बिंदु प्रकृति और मानव के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करना है। और इस सहसंबंध के दौरान मनुष्य का काम है प्रकृति का संरक्षण करना। और इसके आधार पर जो है 1950 तक का जो 1900 से लेकर 1950 का जो कार्यक्रम है भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम में पर्यावरणवाद की अवधारणा या पारिस्थितिकीवाद की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। यहीं पर जो है OHK स्पेट और HH बैरोज का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं 1950 से लेकर के 1960 का जो कार्यक्रम था इसको विविधतावाद की संज्ञा दी जाती है। एक कॉन्सेप्ट दी थी रिचर्ड हार्टसोन ने, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना। और उसी क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को अल्फ्रेड हेटनर और स्टोफेन महोदय ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का हमारा जो धरातल है वो धरातल यद्यपि कई सारे जो है छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ है। आप उसको प्राकृतिक रीजन के रूप में संज्ञा दे सकते हैं, आप उसको सांस्कृतिक रीजन के रूप में संज्ञा दे सकते हैं, आप उसको पॉलिटिकल रीजन के रूप में संज्ञा ले सकते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर सर्वत्र विविधताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के धरातल का कोई भी पोर्शन दूसरे पोर्शन से समान ही नहीं है, एक दूसरे से विविध है, एक दूसरे से अलग है। और भौगोलिक अध्ययन का मूल विषय वस्तु या भूगोल का मूल विषय वस्तु इस क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन करना। इसलिए भूगोल क्या है, एक कोरोलॉजिकल साइंस है। ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस, ज्योग्राफी या भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। तो भूगोल में 1950 से लेकर के 1960 का जो समय था इसको विविधतावाद का युग कहा जाता है या विविधतावाद की संज्ञा दी जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा यहां से लेकर के यहां तक की जो अवधारणा है विकासवाद तक की अवधारणा, इसको जो है ट्रेडिशनल पैराडाइम के रूप में लिया जाता है। उसके बाद 1960 से लेकर 1970 के मध्य एक अवधारणा है, अगस्त काम्टे महोदय ने दिया था। उस अवधारणा का नाम है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म।
प्रत्यक्षवाद की अवधारणा ये कहती है कि जब तक किसी तथ्य, वस्तु, घटना, व्यक्ति का भौतिक निरीक्षण करके उसके बारे में हम निष्कर्ष या उसको अनुभूत नहीं कर सकते हैं, तब तक उस सत्य को या उस घटना को, उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को सत्य नहीं माना जा सकता। ये एक प्रकार से वैज्ञानिक विचारों के उदय की बात कहते हैं, वैज्ञानिक विचारों का आधार है। प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है, अगस्त कांटे महोदय ने कहा था कि जब तक किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, किसी घटना के बारे में हम प्रत्यक्ष अनुमान या प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर, प्रत्यक्ष परीक्षण के आधार पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब तक हम उस वस्तु, विषय, गौर, व्यक्ति या घटना को सत्य नहीं मानेंगे। और पहली बार भूगोल में, भौगोलिक चिंतन में इस अवधारणा का प्रयोग किया गया 1960 से 1970 के दशक में। और ये किया कैसे गया? सांख्यिकीय गणितीय विधियों के माध्यम से धरातल की जो विविधताएं थी, जो धरातल के सत्य थे, जो धरातल की विशिष्टताएं थी, उन विशिष्टताओं को सांख्यिकीय पद्धतियों के माध्यम से, गणितीय पद्धतियों के माध्यम से मात्रात्मक रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे एक नगर है, तो नगर की जो संरचना है, नगर की जो आकारिकी है, वो ज्योमेट्री में किस आधार पर उसको एनालिसिस किया जा सकता है। नगर की जो जनसंख्या का स्वरूप है, उसको गणितीय आधार पे कैसे उसका एनालिसिस किया जा सकता है। जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान में अगर स्थल रूपों का विकास है, तो स्थल रूपों के विकास के दौरान अपर्दन की दर और अपर्दन के कारकों के मध्य गणितीय संबंध क्या है, इन तमाम चीजों को, जो धरातल की विशिष्टताएं थी, धरातल की जो प्रक्रियाएं थी, धरातल की जो क्रिया विधियां थी, उनको गणितीय माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया गया, प्रस्फुटन करने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास को मुख्य रूप से जिनका नाम दिया जाता है आई बर्टन महोदय, उन्होंने जो है इसके लिए जो है मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया। और ये भूगोल में एक प्रकार से क्रांति के रूप में था, इसलिए जो है इस 1960 से 70 के दशक के भौगोलिक विकास के क्रम को मात्रात्मक क्रांति संज्ञा दी जाती है। उसके बाद फिर हम लोग सबसे लास्ट में जो 1970 से लेकर के वर्तमान तक मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध एक प्रतिक्रांति हो, जिसको क्रिटिकल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। प्रतिक्रांति में यह हुआ कि ये कहा गया कि निश्चित रूप से भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मानव का जो व्यवहार है, मानव की जो क्रियाविधि है, मानव की जो क्रियाकलाप है, इनको किसी सांख्यिकीय विधि से मापा नहीं जा सकता, किसी गणितीय विधि से मापा नहीं जा सकता। मान लीजिए मानव की खुशी या मानव की प्रसन्नता, मानव के जीवन स्तर, मानव के रहन सहन, मानव के खान पान के लिए आप मानव के रहन सहन, खान पीन और जीवन स्तर को मापने के लिए जिन पद्धतियों का, जिन तरीकों का प्रयोग किया गया, उस तरीकों को समालोचनात्मक क्रांति या क्रिटिकल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी गई थी। 1970 से लेकर के वर्तमान समय तक भौगोलिक अध्ययन में भूगोल को एक कल्याणपरक भूगोल के रूप में, यानी ह्यूमन वेलबींग के रूप में, ह्यूमन वेलफेयर के रूप में, मानववादी भूगोल के रूप में, व्यवहार परक भूगोल के रूप में और क्रांतिकारी भूगोल के रूप में। क्रांतिकारी भूगोल का मतलब मनुष्य की जो आर्थिक समस्याएं हैं, मनुष्य की जो असमानताएं हैं, मनुष्य में मानव के मध्य जो विषमताएं हैं, उनको दूर करने के लिए भी भौगोलिक अध्ययन या भौगोलिक अध्ययन की पद्धति का प्रयोग किया गया। ये भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन के भौगोलिक अनुप्रयोग का एक उदाहरण था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन पूरे विकास क्रम में आपने देखा कि जैसे जैसे मानव समाज, मानव के तकनीकी और वैज्ञानिक विचारों का सामाजिक विचारों में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे भौगोलिक अध्ययन की जो क्रियाविधि थी, भौगोलिक अध्ययन की जो मेथोडोलॉजी थी, जो अध्ययन पद्धति, इसमें भी परिवर्तन हुआ। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि भूगोल के अध्ययन के लिए आपके सिलेबस में आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि एक्सीज करके चीजें बताई गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको भूगोल को समझना है तो आपको इस पूरी विकास के अनुक्रम को, इस पूरे विकास को आपको एक बड़े बृहद रूप में देखना पड़ेगा। आपको एक बर्ड्स व्यू देखना पड़ेगा, एक ईगल व्यू देखना पड़ेगा। जब आप ईगल की व्यू के रूप में देखेंगे तो आपको, जब अब आप भौगोलिक अध्ययन का पूरा इतिहास क्रम पढ़ेंगे, यानी प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद यानी यूनानी विचारकों से लेकर के
1970 के बाद जो भौगोलिक चिंतन में परिवर्तन आया है, वहाँ तक की जो यात्रा है, वहाँ तक का जो कालक्रमिक अनुक्रम का विकास है, आपको समझ में आएगा। और भौगोलिक चिंतन की अवधारणा से लेकर के तथ्यात्मक अध्ययन तक आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो यही या जो बिंदु मैंने बताए यही आपको अध्ययन करना है। आगे मैं आपको एक एक बिंदु पर यानी प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद यानी यूनानी विचारकों का क्या क्या योगदान था, रोमन विचारकों का क्या योगदान था, उसका तथ्यात्मक रूप क्या था और कॉन्सेप्चुअल रूप क्या था, एक एक बिंदु पर आपको स्पष्ट करते हुए एक एक चीज को बताऊंगा। थैंक यू।